Today we will discuss about the pre-formulation part 3 जिसमें हम पढ़ने वाले हैं solubility analysis। मैं हूं डॉक्टर विजय शर्मा और आप मेरे को देख पा रहे हैं फार्मा नॉलेज चैनल पर। सब्सक्राइब एंड शेयर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द solubility analysis of drug। अब हम solubility analysis of drug के बारे में पढ़ेंगे। Solubility of a drug is an important physico-chemical parameter। solubility जो है एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फिजिको-केमिकल पैरामीटर है, प्रॉपर्टी है, जो कि किसी भी ड्रग के रिलीज़ को अफेक्ट कर सकती है इन द डिसोल्यूशन मीडिया। और अगर ड्रग का रिलीज़ डिसोल्यूशन मीडिया में अफेक्ट हो रहा है, इट मीन्स कि उसका एब्जॉर्प्शन भी अफेक्ट होगा, और जब एब्जॉर्प्शन अफेक्ट होगा तो ड्रग की पर्याप्त मात्रा ब्लड में नहीं पहुंचेगी, जिसकी वजह से उसका थेराप्यूटिक एक्शन या फार्माकोलॉजिकल एक्शन भी कम होगा या नहीं मिलेगा। प्रीफॉर्मेशन स्टडी जो है वो फोकस रहती है, प्रीफॉर्मेशन सॉल्युबिलिटी स्टडी जो है फोकस रहती है किसी ड्रग के किसी सॉल्वेंट सिस्टम के अंदर डिज़ोल्व होने पे, और जो कि हम देखते हैं जबकि ड्रग की डिलीवरी हो रही होती है, जब ड्रग जो है रिलीज़ हो रही होती है किसी डोसेज फॉर्म से। तो इसलिए सॉल्युबिलिटी स्टडी जो है किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में पढ़ना और जानना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है। अगला हम बात करेंगे नॉलेज ऑफ दी सॉल्युबिलिटी इज़ इम्पॉर्टेंट। क्योंकि हम जब किसी भी डोसेज फॉर्म को बनाने जा रहे हैं तो उसकी किसी हमारी बॉडी के अंदर जो डिसोल्यूशन मीडिया हैं उसमें वो किस तरीके से रिलीज़ हो रही है, उसमें पर्याप्त सॉल्युबिलिटी है या नहीं है। इसलिए हम सॉल्युबिलिटी एनालिसिस किसी भी ड्रग की हमारे लिए करना ज़रूरी हो जाती है। नेक्स्ट इज़ दी, अब हम देखेंगे कि सॉल्युबिलिटी किसी ड्रग की हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक टेबल दी हुई है जिसमें हमने दिखाया हुआ है, एक तरफ लिखा हुआ है डिस्क्रिप्टिव टर्म, दूसरी तरफ लिखा है कि पार्ट्स ऑफ द सॉल्वेंट रिक्वायर्ड फॉर वन पार्ट ऑफ द सॉल्यूट। अगर हम एक पार्ट सॉल्यूट का ले रहे हैं तो हमें कितने पार्ट सॉल्वेंट के रिक्वायर होंगे। अगर हम किसी ड्रग का एक लेस देन वन पार्ट, हमें किसी ड्रग का लेस देन वन पार्ट डिज़ोल्व होता दिख रहा है, तब के केस में हम कहेंगे इट इज़ वेरी सॉल्युबल। जबकि ये ए वैल्यू जो है 1 से 10 के बीच में वेरी करती है, तब हम कहते हैं वो फ्रीली सॉल्युबल है। और अगर 10 से 30 के बीच में है तब हम सॉल्युबल कहेंगे, और 30 से 100 के बीच में मिलती है तब हम कहते हैं स्पेरिंगली सॉल्युबल। 100 से लेकर 1000 के बीच में है तब ये स्लाइटली सॉल्युबल कहलाएगी। और अगर 100 to 10,000 पार्ट सॉल्वेंट के में सॉल्युबल है तब हम कहेंगे इट इज़ वेरी स्लाइटली सॉल्युबल। और जबकि ये 10,000 से ज़्यादा हमें पार्ट में सॉल्युबल करना पड़ रहा है तब हम कहेंगे प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल है और इनसॉल्युबल है। नाउ सॉल्युबिलिटी एनालिसिस में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती हैं, क्या क्या इंक्लूड होते हैं। इसमें जो 3 मुख्य पैरामीटर हैं वो हैं pKa डिटर्मिनेशन, जिसको डिसोसिएशन रेट कांस्टेंट भी बोलते हैं, दूसरा है pH सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल, और तीसरा है पार्टीशन कोफिशिएंट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द pKa ऑफ द ड्रग। As drug is needed to be introduced via a route of the administration, a dosage form should be selected। अब किसी पर्टिकुलर रूट से हम किसी ड्रग को किसी डोसेज फॉर्म के थ्रू हम सिलेक्ट एडमिनिस्टर करना चाहते हैं, तो अब हमें यहाँ पर ये देखना होगा कि वो कौन सी डोसेज फॉर्म हम ले रहे हैं। वो डोसेज फॉर्म का सिलेक्शन उसकी इस प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है। अब देखें तो अधिकतर ड्रग जो होती हैं वो क्या है, एब्जॉर्ब होंगी। एब्जॉर्ब होने के बाद में उनसे थेराप्यूटिक एक्शन मिलता है। अब अगर जो सेल मेम्ब्रेन है हमारी बॉडी के अंदर, ये क्या काम कर रही है, ये एक बैरियर का काम कर रही है।
अब ये सेल मेम्ब्रेन जो बैरियर का काम कर रही है, तो ये ड्रग के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि ये एक लिपोफिलिक बैरियर है, लिपिड की बनी हुई है, लिपोफिलिक बैरियर इसलिए हम बोलते हैं। अगर अब आगे हम बात करें कि चार्ज हाइड्रोफिलिक फेज, अब इस टाइम पर क्या होगा कि ड्रग के चार्ज हाइड्रोफिलिक फेज जो हैं वो आउटवर्ड हो जाएंगे और नॉन चार्ज हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है वो बीच में आ जाएगा। ठीक है, अब इस टाइम पर जो है अनचार्ज लेयर जो है वो चार्ज ड्रग सब्सटेंस को क्या करेगी? रिपेल करेगी। यही कारण है कि जो चार्ज लेयर है वो जो है इस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन से या सेल मेम्ब्रेन से अंदर आसानी से पेनिट्रेट नहीं कर पाती, जबकि नॉन आयनिक स्पीशीज जो हैं ये आसानी से सेल मेम्ब्रेन के अंदर डिफ्यूज़ कर जाती हैं। अब हम देखें कि ये पीके को हम डिटरमाइन करना चाहते हैं तो किस तरीके से डिटरमाइन कर पाएंगे। तो उसके लिए हमने कहा कि इसमें हमने एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एसिड का एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसको हमने एच से डिनोट किया हुआ है। जब इसका डिसोसिएशन होगा तो ये एक A- आयन में जो कि कॉन्जुगेट बेस ऑफ एसिड है और हाइड्रोजन आयन में डिसोशिएट हो जाएगा। अब इस केस में हम इसको इक्वेशन को इस तरीके से दिखा सकते हैं कि HA जो हमने एसिड का एग्जाम्पल लिया वो डिसोशिएट होकर H पॉजिटिव और A नेगेटिव आयन में आ गया। इस टाइम पर अगर हम कहें कि डिसोसिएशन कांस्टेंट इसका क्या होगा तो हम कहेंगे कंसंट्रेशन ऑफ acid divided by multiplied by the hydrogen ion concentration divided by the concentration of the acid. Then हमें पता है कि pK क्या है? pK is the negative logarithm of dissociation constant। तो इस टाइम पर अगर हम log ले लें तो हमें मिलेगा pKa is equal to minus log Ka। जब जहाँ पर कि Ka क्या दिखा रहा है कि इट इज़ द फंक्शन ऑफ द अमाउंट ऑफ द ड्रग दैट एग्जिस्ट इन द अनआयनाइज्ड फॉर्म। तो Pk क्या दे रहा है? Pk हमें बता रहा है कि क्या स्ट्रेंथ है किसी एसिड और बेस को जिसको कि हमने यूज़ किया हुआ है। अब इसको हम कह सकते हैं दिस इज़ द परसेंटेज ऑफ द ड्रग दैट इज़ आयनाइज्ड। एंड इसको हम डिटरमाइन करने के लिए एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है कि कौन सी इक्वेशन डिटरमाइन करेंगे, तो हम कहेंगे ये हम हेंडरसन हैसेलबैक इक्वेशन से डिटरमाइन कर सकते हैं। अब ये इक्वेशन एसिड और बेस के केस में अलग अलग होती है। कैसे अलग अलग होती है वो हम आगे पढ़ेंगे। जिस फॉर एसिडिक ड्रग है तब के केस में pH जो है इक्वल टू होगी pK प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ द अनआयनाइज्ड फॉर्म डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ आयनाइज्ड फॉर्म। जबकि बेसिक ड्रग के केस में ये इक्वेशन हो जाएगी pH इज इक्वल टू pK प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ द आयनाइज्ड फॉर्म डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ अनआयनाइज्ड फॉर्म। नेक्स्ट इज दी व्हेन, अब क्या हो कि किसी टाइम पर कंसंट्रेशन ऑफ आयनाइज्ड और अनआयनाइज्ड इक्वल हो जाएगी तो क्या होगा? ये पीछे जो हमने देखा वहाँ पर क्या होगा कि pH इक्वल टू जो है pK हो जाएगी, क्योंकि log 1 जो होगा वो 0 के इक्वल होगा। अब लोअर द pK, अगर pK जो है लोअर है तब के केस में हायर द एसिडिक स्ट्रेंथ। और pK जो है इसको डिटरमाइन करने की क्या एनालिटिकल मेथड हो सकते हैं? वो हमारे पास में 4 होते हैं। 4 कौन कौन से होते हैं? पहला होता है UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, दूसरा होता है पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन, तीसरा होता है सॉल्युबिलिटी मेथड, जबकि चौथा है कंडक्टोमेट्रिक मेथड। अब हम बात करें अपने GI ट्रैक्ट की, जो हमारा पूरा अंदर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, उसकी pH रेंज जनरली वेरी कर रही है 1 से लेके 8 तक। और स्टमक की pH जो है वो किस रेंज में है? 1 से 3 तक, जबकि इंटेस्टाइन की रेंज है 5 से 8। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दी pH सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल। pH क्या होती है? pH होती है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। और जब इसके साथ ही साथ हम बताएंगे कि सॉल्युबिलिटी जो होती है बहुत सारे कंपाउंड की, वो डिपेंड कर रही है किस पर?
पीएच ऑफ द सोल्यूशन, किस पर्टिकुलर पीएच पर हमारी ड्रग गई और हमारे स्टमक में गई तो एसिडिक पीएच है, वहाँ पर हम चाहेंगे कि हमारी ड्रग उस एसिडिक पीएच पर सॉल्युबल हो। अगर हम ड्रग की डिलीवरी करा रहे हैं इंटेस्टाइन में तो हम चाहेंगे कि वहाँ पर जो बेसिक पीएच है वहाँ पर ड्रग की सॉल्युबिलिटी अच्छी हो। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चेंजिंग इन दी पीएच, अगर पीएच चेंज हो रही है तो इसका मतलब वो है कि वो किसी भी ड्रग की सॉल्युबिलिटी, चाहे वो एसिडिक हो बेसिक हो, उसमें अंतर आ जाएगा। नाउ इन्फ्लुएंस ऑफ दी ड्रग पी, अब इसको हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि ये जो डिसोसिएशन रेट कांस्टेंट है वो पीएच है, वो ड्रग के एब्जॉर्प्शन को कैसे अफेक्ट कर सकता है। इसके लिए यहाँ पे हमने टेबल दिखाई हुई है। इसमें अगर हम देखें पहले स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को देखें तो ये आयनाइज्ड एट ऑल पीएच। अब यहाँ पर जब ड्रग जो है हर पीएच पर आयनाइज्ड है तो ये जो है बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन हमारी इसको रिपेल करेगी। तो इट मीन्स क्या है कि एब्जॉर्प्शन हमें पुअर मिलेगा। जबकि हम वेरी वीक एसिड को देखें या मॉडरेटली वीक एसिड को देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अनआयनाइज्ड है ये ड्रग जो है हमारी इस पीएच पर अनआयनाइज्ड रहेगी, सभी पीएच पर अनआयनाइज्ड रहेगी। वेरी वीक के केस में वहाँ पर एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होगा, थ्रू आउट दी जीआईटी, पूरे जीआई ट्रैक्ट में, क्योंकि सभी पीएच पर ये अनआयनाइज्ड है। मॉडरेटली वीक में देखें तो ये अनआयनाइज्ड कहाँ पर है, गैस्ट्रिक पीएच पे, जबकि इंटेस्टाइन में आयनाइज हो जाती है तो इसका हमें अच्छा एब्जॉर्प्शन मिल जाएगा स्टमक में। वेरी वीक बेस की बात करें तो ये अनआयनाइज्ड है एट ऑल पीएच, सभी पीएच पर ये अनआयनाइज्ड है तो एब्जॉर्प्शन पूरा जीआई ट्रैक्ट में होगा। मॉडरेटली वीक की बात करें तो ये आयनाइज्ड हो जा रही है गैस्ट्रिक पीएच पे, तो इट मीन्स यहाँ पर हमें एब्जॉर्प्शन नहीं मिलने वाला, स्टमक में नहीं मिलने वाला, आयनाइज्ड हो जा रही है गैस्ट्रिक पीएच पे। जबकि अनआयनाइज्ड है इंटेस्टाइनल पीएच पर, इंटेस्टाइनल पीएच पर अनआयनाइज्ड है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका एब्जॉर्प्शन कहाँ पर मिलेगा, हमें मिलेगा इंटेस्टाइन में। इस तरीके से हम बता सकते हैं कि पीएच का क्या इफेक्ट आ रहा है। आप पीके को देख लें, अगर ग्रेटर देन 8 है तब यहाँ पर अनआयनाइज्ड है वेरी वीक के केस में। मॉडरेट वीक के केस में बात करें तो पीके की रेंज हमें चाहिए 2.5 से 7.5, तब ये क्या कहते हैं अनआयनाइज्ड होगी गैस्ट्रिक पीएच पर और आयनाइज्ड होगी इंटेस्टाइन पे पीएच पे। इस तरीके से हम यहाँ पर पीके और पीएच का इफेक्ट देख सकते हैं ड्रग के एब्जॉर्प्शन पर। नाउ पार्टीशन कोफिशिएंट क्या होता है। पार्टीशन नाम बता रहा है कि कितना पार्ट जो है कितना रेशियो में वो क्या हो रही है, सॉल्युबलाइज हो रही है। सॉल्युबलाइज किस में हो रही है, एक्वस फेस में और ऑर्गेनिक फेस में। तो हम पार्टीशन कोफिशिएंट को इस तरीके से कह सकते हैं कि वो ये एक रेशियो है concentration of the solute into immiscible or slightly miscible liquid when it is in the equilibrium across the interface between them। जनरली इसको हम सिंपल भाषा में क्या कहें, इट इज़ द कंसंट्रेशन रेशियो ऑफ अनआयनाइज्ड स्पीशीज ऑफ अ कंपाउंड। तो इसको डिटरमाइन करने के लिए फॉर्मूला है कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग इन द ऑर्गेनिक फेज डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन एक्वस फेज। नाउ पार्टीशन कोएफिशिएंट से हम मेजर कर रहे हैं कि कितनी हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक ड्रग सब्सटेंस जो है वो किसी एक्वस फेस में और ऑर्गेनिक फेस में डिसॉल्व हो रहा है। नाउ पार्टीशन कोएफिशिएंट का नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं जिसमें बताना चाहते हैं कि ये एस्टिमेट कर रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग, कि ड्रग जो है कितनी डिस्ट्रीब्यूट होगी एक्वस मीडिया में और हमारे जो है लिपिड के अंदर। हाइड्रोफोबिक ड्रग डिस्ट्रीब्यूट इन द हाइड्रोफोबिक एरिया सच एज लिपिड बाइलेयर ऑफ द सेल, और हाइड्रोफिलिक फेज जो है दैट आर फाउंड इन द हाइड्रोफिलिक एरिया, वो हाइड्रोफिलिक में जाकर डिजॉल्व हो जाएगी, जिसका कि एग्जाम्पल है ब्लड सीरम। अब इसको अगर डिटरमाइन करना चाहते हैं तो इसके डिटर्मिनेशन के लिए हमारे पास में दो मेथड हैं। पहला है शेक फ्लास्क मेथड, दूसरा है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, जिसे HPLC भी बोल देते हैं। नाउ सॉल्युबलाइजेशन क्या है। सॉल्युबलाइजेशन इज डिफाइंड एज द
spontaneous passage of the poorly water soluble solute molecules into an aqueous solution of a soap or detergent in thermodynamically stable which a solution is formed. तो ये spontaneously passage है पुअरली वाटर सॉल्युबल सॉल्यूट्स का किसी एक्वस फेस के अंदर, जिसमें हो सकता है हमने कोई डिटर्जेंट मिला रखा हो जिससे कि हम इसको थर्मोडायनेमिकली स्टेबल करके एक सोल्यूशन बना लें। इट इज़ अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है जिसमें कि हम किसी स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्यूट लेकर उसकी सॉल्युबिलिटी को बढ़ा देते हैं विद हेल्प ऑफ दी सर्फेक्टेंट, और वो सर्फेक्टेंट क्या करेगा, वो माइसील की फॉर्मेशन कर लेता है। माइसील क्या है, माइसील अभी हम अगली स्लाइड में बात करेंगे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो है सॉल्युबिलिटी बनाने का प्रोसेस, सॉल्युबलाइजेशन कराने के लिए हम सर्फेक्टेंट का भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें कि माइसील की फॉर्मेशन होती है। द मैकेनिज्म इन्वॉल्व द प्रॉपर्टी ऑफ द सरफेस एक्टिव एजेंट टू फॉर्म कोलाइडल एग्रीगेट्स नोन एज दी माइसील। तो मैकेनिज्म जो किसी भी सरफेस एक्टिव एजेंट की है, सर्फेक्टेंट की है, सर्फेक्टेंट हम सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए डालते हैं, वो क्या करेंगे, कोलाइडल एग्रीगेट बना लेते हैं। वो एक गोल घेरा बना लेते हैं। लिपोफिलिक और हाइड्रोफिलिक फेज जो है किसी ड्रग मॉलिक्यूल के चारों तरफ जाकर एक गोल घेरा बना लेगी, उसको हम बोल देते हैं माइसील। नाउ व्हेन सर्फेक्टेंट इज एडेड, सर्फेक्टेंट को हम लो क्वांटिटी में एडेड करा तो ये क्या करेगा, एक इट विल टेंड टू ओरिएंट एट दी एयर लिक्विड इंटरफेस, ये उसके चारों तरफ ओरिएंट होना शुरू कर देगा, घेरा बनाना शुरू कर देगा। ऑन फर्दर एडिशन ऑफ द सर्फेक्टेंट द इंटरफेस बिकम कम्प्लीटली ऑक्यूपाइड, और ये पूरी तरीके से एक गोल घेरा बना लेगा। पहले तो बना रहा है, ठीक है, अब जब उसको हमने और बढ़ाया तो वो पूरा ऑक्यूपाई कर लेगा एंड एक्सेस मॉलिक्यूल्स आर फोर्स्ड इनटू द बल्क ऑफ द लिक्विड, और बाकी बचे हुए जो हैं वो लिक्विड के अंदर चले जाएंगे। एट वेरी हाई कंसनट्रेशन सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल इन द बल्क लिक्विड बिगिन टू फॉर्म द माइसिल, और आखिर में क्या होगा, माइसिल बनना शुरू हो जाएगी, और इस कंसनट्रेशन पे जिस पे कि माइसिल की फॉर्मेशन हो जाती है उसको हम बोल देते हैं क्रिटिकल माइसिल कंसनट्रेशन। यहाँ पे हमने डायग्राम दिखाया हुआ, अगर वाटर है तो पोलर हेड सर्फेक्टेंट का, जिसको कि हम नीले रंग से दिखा रहे हो, वो क्या कहते हैं इनसाइड मूव कर जाएगा। जबकि अगर हमने ऑयल यूज़ किया हुआ है तब के केस में नॉन पोलर हेड जो है ऑयल की तरफ रहेगा, और पोलर हेड जो है, जो पोलर हम मीडिया यूज़ कर रहे हैं उसकी तरफ को ओरिएंट रहेगा। अब कोई आपसे पूछे कि हमें सॉल्युबिलिटी बढ़ानी है किसी ड्रग की, तो आप कैसे बढ़ा सकते हैं, तब हम कहेंगे कि हमारे पास में नंबर ऑफ द मेथड्स हैं जिससे कि हम किसी भी ड्रग की सॉल्युबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। उसमें हम कोई को सॉल्वेंट ऐड कर सकते हैं जैसे कि अल्कोहल, इथेनॉल, पॉलीग्लाइकॉल, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल। पीएच चेंज कर सकते हैं, जैसे हमने अभी पीछे बताया कि भाई पीएच चेंज करने से भी सॉल्युबिलिटी पर अफेक्ट पड़ रहा है, तो हम पीएच चेंज करके भी सॉल्युबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। रिडक्शन इन द पार्टिकल साइज, अगर हाइड्रोफिलिक ड्रग है तब के केस में हम उसका पार्टिकल साइज रिड्यूस कराकर उसको किसी एक्वा सॉल्वेंट में डिसॉल्व भी कर सकते हैं। टेम्परेचर चेंज मेथड, ये तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि भाई कोई हमने सैचुरेटेड सोल्यूशन बना लिया और उसमें हम सॉल्यूट को और डिज़ोल्व कराना चाहते हैं, तब के केस में हम क्या करेंगे, हम उसके टेम्परेचर को जो है बढ़ाएंगे, हीट करेंगे, हीट करके हम सॉल्युबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट इज़ दी हाइड्रोट्रॉफी। नेक्स्ट इज़ उसके बाद हम ऐड कर सकते हैं एडिशन ऑफ दी सर्फेक्टेंट्स। ये तो बहुत कॉमन जो हम लैब में भी करते हैं, एडिशन ऑफ दी सर्फेक्टेंट, कोई भी सर्फेक्टेंट जैसे सोडियम क्लोराइड सल्फेट ले सकते हैं, हम उसको ऐड करके किसी भी इनसॉल्युबल ड्रग की या पुअरली सॉल्युबल ड्रग की सॉल्युबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड लास्ट इज द कॉम्प्लेक्सेशन। इस प्रकार से हम देखेंगे कि ये नंबर ऑफ द मेथड्स हैं जिसको हम ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, बट वी शुड बी नोइंग कि हमें पता होना चाहिए कि हम किसी भी ड्रग की सॉल्युबिलिटी अगर बढ़ाना चाह रहे हैं तो हमारे पास में ये कुछ मेथड्स हैं। इसके अलावा भी और भी मेथड्स हैं, कॉम्प्लेक्सेशन करा सकते हैं, और इसके अलावा हम क्या कहते हैं बीटा साइक्लोडेक्स्ट्रिन में एंट्रैपमेंट करा सकते हैं, मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। इस तरीके से वी आर हैविंग नंबर ऑफ द मेथड्स।